ऐसे नहीं, थोड़ा सा बस आगे मैसेज आ गया। बैठे रहो ना, थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। दीदी आप शुरू करें। नमस्कार। भाषा कला संस्कृति अकादमी के फेसबुक लाइव पर आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हमारे सभी हिमाचल वासियों की तरफ से उन्हें हार्दिक अभिनंदन। ऐसे युग पुरुष के सानिध्य में हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। भाषा कला संस्कृति अकादमी का ये जो लाइव पेज है, इससे सभी दर्शक पिछले काफी समय से जुड़े हैं और मैं खुद भी एक दर्शक के रूप में भी काफी लंबे समय से इसे देख रही हूँ। विभिन्न कलाओं से रिलेटेड विशेषज्ञ आए, अलग-अलग विधा से जो विशेषज्ञ हैं समाज में काम कर रहे हैं, वो इसके साथ जुड़े और ये बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक अकादमी की पहल से कार्यक्रम हुआ। आज हम कानून की बात करेंगे। हमारा संविधान बहुत ही विशेषताओं से भरा हुआ है और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि हमारा जो संविधान है उसको बनाने में 2 वर्ष लगे और 296 लोग इसके साथ जुड़े हुए थे और इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो दिसंबर 1946 में हो गई थी। यानी कि भारत की आजादी से पहले ही संविधान के जो निर्माता थे वो इसको बनाने में जुट गए थे और उनके अथक प्रयास से संविधान जब बन के निकला तो एक विविध विशेषताओं के साथ हमारे सामने आया, जिसका सबसे बड़ा है कि ये लिखित संविधान है, ये विस्तृत संविधान है और इसमें कुछ ऐसी कार्य प्रणाली और इस तरह की प्रक्रिया रखी गई है ताकि अगर कभी संशोधन की जरूरत पड़े तो संशोधन भी किए जा सकते हैं। और इसी संविधान ने हमारे भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, कर्तव्य दिए। इसमें 395 आर्टिकल हैं और 24 इसके पार्ट हैं। तो इतना विशाल संविधान और उस इतने बड़े भारत को चलाने के लिए संविधान हमारा रक्षा करता है। इस कार्य प्रणाली से हम भारतवर्ष को चला रहे हैं। हमारे बीच मैं तो ज्यादा विशेषज्ञ नहीं हूँ, थोड़ा बहुत आपको बता पाई, पर लेकिन हमारा सौभाग्य है हमारे बीच रीटा गोस्वामी जी हैं। हमारे जिन्होंने हम अतिरिक्त महाधिवक्ता हिमाचल प्रदेश वक्तव्य रखने का मौका दिया है। हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज का इस तरह टॉपिक रखा है भारतीय। रीटा गोस्वामी जी आप हमारे बीच हैं। ये उच्च न्यायालय में इनका 24 साल का अनुभव है वकालत का और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो 10 साल जो है कानून जिला एवं सत्र न्यायालय में किसी भी प्रभुता देश के जी रीटा जी आप आइए अपने विचार रखिए। धन्यवाद। कुछ व्यवधान है जिसके कारण रीटा जी किसी कारण से अभी साथ नहीं है। मैं कार्यक्रम को आगे रखते हुए पुनः आपसे जैसे बात कर रही थी, कानून की बात कर रही थी,
तो हमें संविधान ने बहुत सारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दिए हैं। नमस्कार। अ, रीटा जी, आप सुन पा रही हैं? रीटा जी? जी दीदी। रीटा जी, हाँ, रीटा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुछ तकनीकी की दिक्कत की वजह से वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई थी। तो मैं दोबारा से रीटा जी का परिचय कराना चाहूँगी। रीटा गोस्वामी जी अतिरिक्त महाधिवक्ता हाई कोर्ट में हैं, हमारे उच्च न्यायालय में हैं और 24 साल से लगातार वकालत कर रही हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने जिला न्यायालय जो रामपुर में है, जिला सत्र न्यायालय, उसमें भी अपनी 10 साल वकालत की सेवाएं दी हैं। रीटा जी, मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए, दर्शकों को आपका इंतजार है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप संविधान, मौलिक अधिकार, हमारे जो नागरिक हैं, उन्हें क्या विशेष अधिकार दिए हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, इसके बारे में बताएं। किसी भी देश के किसी भी देश की प्रभुता, संपन्नता उस देश के संविधान पर निर्भर करती है और इस आधार पर भारत का संविधान सर्वोच्च है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हर नागरिक के अधिकारों को, उनके कर्तव्यों को मद्देनजर रखते हुए उनके जीवन के हर पहलू को अपने संविधान के मद्देनजर रखते हुए प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया है। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। Any authority which has been created under the Constitution is not supreme. Only the Constitution is supreme in our country. And for that purpose, अगर हम इस बात को देखते हैं तो सबसे पहले भारत के संविधान में इक्वेलिटी बिफोर लॉ, दैट इज अंडर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि ना सिर्फ अपॉइंटमेंट के मद्देनजर रखते हुए, बल्कि इसके अतिरिक्त हर प्रकार से हमारे भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार के तहत किसी भी नागरिक के साथ हमारे देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी, चाहे वो रंग के भेद पर हो, रंग के आधार पर हो, किसी भी आधार पर अमीर गरीब समानता का अधिकार हमारे भारत के संविधान में दिया गया है। उसी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 16, that is equal opportunities in the matter of public employment, भारत देश में हमारे नागरिकों को हर प्रकार से इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव भारतीय संविधान के नागरिकों को के साथ नहीं किया जा सकता। अगर इस दृष्टि में भारती जी हम अगर बताएं तो हमारे देश में आर्टिकल 19 के तहत
स्पेसिफाई किया है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। भारत जी देश जी। में भारत देश में हर नागरिक को हाँ अभिव्यक्ति हाँ। की आजादी है। हमें सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, हमारे देश में हम अपने विचारों को मुख्य रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और उसी तरह अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी स्पेसिफाई किया गया जी है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, शुद्ध वातावरण में जी जीने का अधिकार। अगर हम बताएं तो वी हैव ए राइट टू लिव इन द विद द डिग्निटी। दिस राइट हैज बीन गिवन टू अस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में अगर हम यहाँ जी जी ये बात जरूर बताना चाहते हैं, संविधान के आर्टिकल 245 में ये स्पेसिफिकली कहा गया है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जी देश के नागरिकों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के पार्लियामेंट को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि जरूरत के मुताबिक जिस तरह के नागरिकों को जरूरत है उनकी जी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 245 के तहत हमारे देश में पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो कानून बना सकते हैं, बिल्स बना सकते हैं। बिल्स के बाद वो उनको एक्ट के आधार पर लागू किया जा सकता है। साथ में आर्टिकल 21 में जिस तरीके से हमने बताया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार दिया गया है, दैट इज आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। हमारे देश में भारतीय संविधान ने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो इन आर्टिकल 14, 16, 19, 21A में मुख्यतः जनरल तौर पे देखें तो भारत के नागरिकों के almost all the rights which is required to live the life with the human dignity is provided under the Indian Constitution। हाँ, हमारे देश में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी है। कर्तव्यों को हम उसके बाद लेंगे। तो सबसे पहले है मुख्य तौर पे ये अधिकार हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम नागरिकों को बाकी सभी अधिकारों के साथ मुख्य तौर पर दिए जा रहे हैं। मैं आपको टोक रही हूँ, मैं रोक रही हूँ। आज पिछले दिनों बड़ी बात हो रही थी, आपने भी सुना होगा। अब राइट टू स्पीच के तहत जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यतः विशेष भारती जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने कर्तव्यों को ध्यान में ना रखते हुए सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर संविधान ने हमें अधिकार दिया है राइट टू स्पीच, तो हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अपने कर्तव्यों को ध्यान में नहीं रखते हैं और सिर्फ अधिकारों को इस दृष्टि से देखते हैं कि हमें कुछ भी कहने का अधिकार है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि जहां मेरे अधिकार शुरू होते हैं वहां पे मेरे कर्तव्य उससे पहले जुड़ते हैं। तो हमें समय, स्थिति और परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए अपने राइट, अधिकार हमें दिए हैं, लेकिन अधिकारों का प्रयोग हमें किस तरीके से करना है, उसी के साथ हमें हमारे कर्तव्य भी साथ में जुड़ते हैं। तो इस तरीके का हमें कुछ भी कहने का अधिकार, ये ऐसे अनलिमिटेड अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। अगर हमें अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। बिल्कुल सही कहा। अभी जैसे आपके जीवन की बात, आप अधिवक्ता हैं, आप इतने समय से काम कर रही हैं। मैं थोड़ा सा आपके जीवन में मैंने भी वकालत शुरू की थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई पूरा। लेकिन आपको देख के मुझे लगता है आप काम कर, कैसे आपके मन में विचार आया कि मैं वकील बनूं? मैं थोड़ा सा आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न करना चाह रही थी यहाँ पे। जी 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 जी, भारती जी, शुरू से
नौजवान हैं वो भी जुड़े होंगे, वो जानना चाहते होंगे कि एक इंस्पायर करता है कि हाँ, मैं क्यों मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, क्या दिक्कतें हैं इस नाते से मैं या क्या अच्छाई है, क्यों आपको लगाव था जिसके कारण आप वकालत के प्रोफ़ेशन में आई? जी, 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 भारती जी। हमारा मुख्य तौर पे ये है कि एक तो शुरू से हमें एक डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में हम अपने परिवार में हमारे माता-पिता ने जिस तरीके से हमारी हमें संस्कार दिए, हमारी अपब्रिंगिंग हुई, हमारे 2 भाई, हमारे एक बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो जिस तरीके से माता-पिता ने उनके साथ हमें एक समान समझ करके हमें कोई भी घर के निर्णयों में हमें सबसे ज़्यादा महत्व दे करके हमें शुरू से ही ध्यान था, शुरू से ही इस बात का था कि हमें इस प्रोफ़ेशन में जाना है और विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड हैज़ गिवन मी द अपॉर्च्युनिटी टू वर्क इन दिस प्रोफ़ेशन, वन एंड सेकंड थिंग मुख्यतः अगर हम आपको बताएँ, दिस प्रोफ़ेशन इज़ अ एक्सीलेंट प्रोफ़ेशन so far as the women are concerned. हमने ये देखा है कि अगर हम डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए अपने सम्मान के साथ अगर हम अपने प्रोफेशन में कार्य करते हैं तो ये प्रोफेशन बहुत ही एक बेहतरीन प्रोफेशन है। हमारा ये व्यक्तिगत अनुभव है पिछले 24 वर्षों से कि इस प्रोफेशन में हमें एक बहुत अच्छे तरीके से काम करने का मौका मिला है और हम ऐसा समझते हैं कि ये प्रोफेशन हर प्रोफेशन अच्छा है, लेकिन इस प्रोफेशन का हमें जिस तरीके से हमारी अपनी एक चॉइस थी तो गॉड हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एज सच। जी, जी। मैं महिलाओं के लिए जो विशेष कानून बने उसके बारे में थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगी। उस पे आप बताएँ कि हमें क्या-क्या महिला होने के नाते एक कानून हमें कहाँ-कहाँ हमारी सहायता करता है या हमारी प्रोटेक्शन में है? हेलो? हमारे भारतीय जी, जी, जी। भारतीय जी, भारतीय संविधान की जहां तक बात है उन्होंने क्योंकि हमें समानता है, वो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का है, सभी का एक समान अधिकार। मुख्यतः एक बात में रखी जाती है क्योंकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं के शुरू से बहुत का एक हम कहें उन्हें आगे आने का ज्यादा मिला। इसी वजह से इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रोविजन 245 जो मैंने अभी आपके सामने रखा था, उसके जी, तहत जी, जी। एक पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कानून बनाने का। उसी को जो महिलाओं ने फेस की है, एक डोमेस्टिक वुमेन वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की का प्रावधान रखा है। अगर किसी भी महिला को अगर परिवार के 4 कॉर्नर्स के अंदर अगर किसी तरह का कोई ऐसा उनके साथ या कोई सी वायलेंस उनके साथ अगर मीट आउट होती करती हैं वो, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत ये प्रावधान है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जी, अगर कोई भी भेदभाव कोई भी अन्याय उनके साथ हो रहा है तो उसके जी। लिए उनके पास अधिकार है, वो कानून की मदद ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें जी, जी, जी। तो इस तरीके का अगर प्रावधान हम देखें तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत भी अगर किसी भी महिला के साथ अगर कोई मेंटेनेंस को लेकर के उनके परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसे कानून जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बने हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत बने हैं और इवन यहाँ तक कि हम आपको बताएं जैसे पहले हमारी जो ट्राइबल वुमेन्स हाँ जी। उनको प्रॉपर्टी के अधिकार को लेकर के भी उनके साथ कुछ एक भेदभाव किया जा रहा था। जी, जी, जी। लेकिन जून 2015 में हमारे हिमाचल हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट देकर के उसमें एक स्पेसिफाई किया है कि आर्टिकल 14 को अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखते हैं तो किसी भी महिला के साथ
सिर्फ इस वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता दैट शी कैन नॉट इनहर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ हर पेरेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट शी इज ए वुमेन। तो जी 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 इवन अभी रिसेंटली सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2020 में इंडियन सक्सेशन एक्ट में के तहत एक जजमेंट पास है जिसमें कि महिलाओं को इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत भी पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। जिस तरह के पुरुषों को अपनी माता पिता के अपने वैसे ही महिलाओं को बेटियों को भी भारतीय संविधान के तहत बिना किसी बात के प्रोवाइड किया गया है। जी जी। अभी जैसे हमारे पिछले दिनों थोड़ा सा मैंने सुना था, जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी कुछ कानून व्यवस्था की गई है, तो उसके बारे में आप बताएं। बहुत ही बेहतर प्रश्न भारती जी आपने पूछा, क्योंकि आज के समाज में अगर हम देखते हैं, वैसे तो भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि परिवारों में माता पिता का बहुत अच्छे से लेकिन परिवारों में ये देखा गया है कि संस्कारों की बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादी हैं, के साथ भेदभाव आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है कुछ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है कुछ। आप देखिए कोशिश। जी जी बोलिए, जी बोलिए। परिवार में की वजह से संस्कार का रीटा जी हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, वो कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उनका हमारे से संपर्क टूट गया है। कानून और संविधान की बात हम कर रहे हैं आज, तो मैं बताना चाहूंगी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हमें एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिसके तहत हम जान सकते हैं कि कैसे, कहाँ पे क्या हो रहा है। हमें अधिकार दिया गया है। कोई भी चीज सरकारी तंत्र में, कार्यप्रणाली में आप जान सकते हैं, एक आम नागरिक जान सकता है, उसको पारदर्शिता के तहत जानने का अधिकार है। इसी पे आगे हम चर्चा करेंगे। हाँ जी रीटा जी। जी जी आप बात हमें कर ऐसा रहे लगता है थे, कि शायद सीनियर सिटीजन की बात कर रहे थे आप, उनके विशेष अधिकारों की। तो आप अपना जारी रखिए। जी हमें माफ जी करेंगे कनेक्टिविटी की वजह से कनेक्टिविटी की वजह से कई बार ऐसा आप दिक्कत हो बात जाती सुन है रहे मोबाइल। हैं? हाँ नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। कई बार मोबाइल का इसी तरह का प्रॉब्लम, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है। तो आप जारी रखिए अपना वक्तव्य। जी 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 आप प्रश्न आपके लिए पूछ हाँ, बुजुर्ग के बारे में, सिटीजन हाँ जी जी बारे हाँ में जी पे को अनदेखी जहाँ पे की जा रही है, उसी के तहत इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट एक्ट 2001 हमारे हिमाचल प्रदेश में इस एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ है, जिसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि इस तरह का अगर कहीं भी कोई भी पिता, बुजुर्ग माता पिता या सीनियर सिटीजन अगर इस तरीके की समस्या को फेस कर रहे हैं, कोई ऐसी समस्या उनके सामने है, तो इस एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2001 एंड देयर आफ्टर इन 2007 it has been जी specified that under section 3 तहत
अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो एक एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल में दी जा सकती है। और ट्राइब्यूनल अच्छा, किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन के तहत सिर्फ को अधिकार दिया गया है कि वो इस तरह की एप्लीकेशन को डील करेंगे जी, और के स्टेट के मुताबिक, परिवार के स्टेटस के मुताबिक ये अधिकार दिया जा रहा है। एक अधिकार दिया गया है कि वो कोर्ट में अपनी पक्ष को रख करके, और कोर्ट को ये सेक्शन 11 के तहत ये स्पेसिफाई किया गया है कि वो पूरा केस सुन करके उसको एक इन्फोर्समेंट का अधिकार कोर्ट के इस सेक्शन के तहत दिया गया है। और अगर किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी सीनियर सिटीजन को अगर ये स्पेसिफाई हो जाए कि उनके साथ ये अन्याय है, तो सेक्शन 17 में ये अधिकार भी है कि अगर उन्हें इस तरीके का सही फैसला नहीं मिलता है तो वो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। भारती जी, एक जी, 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 महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहते हैं। मान जी, लीजिए जरूर, कि जी, ऐसे जी, किसी केस में जहां पे माता पिता ने अपने बच्चों के कहने पर अगर कोई प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर कर दी है, मान जी, लीजिए कोई भी दुकान है या की प्रॉपर्टी जो उनकी थी, तो उन्होंने इस बेस की हमारी की जाए और में बच्चे या फिर भी वो इस तरीके के अगर किसी पिता का अगर केयर रखते हैं तो स्पेसिफिकली ऐसी जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ये माना जाएगा कि उन्होंने फ्रॉड कर करके उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे किया है। और जी, इस तरीके का अगर कोर्ट में होता है तो ऐसी एक्शन को एक्शन होगी। उस तरीके की कोई भी की है या कोई भी प्रॉपर है तो वाइड करार देकर कोर्ट वापिस करने का अधिकार कोर्ट के पास दिया गया है। जी, जी, जी। एक आपसे मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी बात करना चाहूंगी, जी तो आप इस पे भी थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें। इसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है, लेकिन जो इसका जी पॉजिटिव नेगेटिव हिमा दोनों पक्ष है उस पर थोड़ा सा बताएं। जी भारती जी, अच्छा प्रश्न आपने किया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम ऐसा समझते हैं कि कोई भी पहलू है अगर हमें उस तरीके से देखा जाता है तो उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे अगर हम सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बहुत सारे इस तरीके के केसेस हैं जो एक इंफॉर्मेशन देने के तहत ही काफी कुछ उसका समाधान हो जाता है। और इस एक्ट के तहत अगर हम देखते हैं तो बहुत ही एक सहज प्रक्रिया हो गई है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम जिसे कह सकते हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत देखने में आया है। पहले के समय में ऐसा था कि अगर जैसे मान लीजिए कहीं कोई सिलेक्शन प्रोसेस होनी है और उस सिलेक्शन प्रोसेस में अगर कहीं कोई धांधली हुई है तो immediately when we applied for the right to information act, then immediately all the process which has been undertaken by the selection committee at the time of the selection, एक एक नंबर किस तरीके से दिया गया है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत की सूचना में जैसे ही हम लेते हैं तो वो पूरा स्पेसिफाई हो जाता है जी। तो अगर हम देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के काफी बेनिफिट्स हैं, काफी कुछ। एक सबसे पहले तो एक प्रक्रिया ये रहती है, सभी को इस बात का जानकारी रहता है कि अगर कहीं कोई भी इन ट्रांसपेरेंसी की जाती है तो एटलीस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर कहीं पे किसी ने सूचना मांगी तो सूचना तो एज इट इज देनी ही होगी। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके का एक करप्शन को भी अगर हम मद्देनजर रखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है वो आरटीआई ने काफी कुछ इसको एक
रोक जी, लगाई है, ऐसा हम आपकी बात मानते से हैं। मैं सहमत हाँ, हूँ। यहाँ तो एक डर है। अब सभी जहाँ भी एक सरकारी तंत्र है या कहीं भी कोई प्रक्रिया है, वहाँ पे पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहा है और लोग डरने लगे हैं कि नहीं, कल को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है तो हमें गलत काम नहीं करना है। हमें कानून के दायरे में ही सारा काम करना है। ये बात तो मैं आपसे सहमत हूँ। अच्छा, करना एक पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फ्री लीगल एड की बात की जाती रही है। लेकिन जो इस समय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो इसको चाहते हैं कि हमें फ्री लीगल एड मिले, उन तक ये बात नहीं पहुंच पाती। तो इस पे भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन कौन इसके लिए इसके दायरे में आ सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा बताएं। मेरा प्रश्न आप तक पहुंच रहा जी, है जी। जी? बहुत अच्छा जी। भारतीय है कि ऐसा समझते हैं कि जी, जी। हमारा ऐसा मानना है कि एक जिस तरीके का आपने बहुत इम्पोर्टेंट के इस सबको एक्ट की होनी ही हमारा ये कहना है कि अगर इस तरीके का कोई भी अगर अ, विशेषकर महिलाओं के लिए ऐसे के लोग जिन आमदनी एक स्पेसिफिक रेखा नीचे है, स्पेसिफिक आ गया है, इनके पास बिलो लाइन है जी। बेसिकली का कास्ट है, लेकिन ये है जो भी केवल अपने अपने माध्यम पहुंच के लिए के तहत बन है जो कोर्ट फी कोर्ट में नहीं है, ये तो है बैकवर्ड लोगों के, लेकिन इस क्राइटेरिया अवश्य रीटा जी, थोड़ा आज कुछ तकनीकी की ज्यादा ही खराबी है। जैसा कि लीगल एड की बात हो रही थी, जो हमारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, बीपीएल है, उनके लिए लीगल एड के लिए सरकार ने, और विशेष रूप से जो महिला है उनके लिए सेल बनाए हैं, जहां इस तरह के जो एडवोकेट्स हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाता है और वो इसमें शामिल होकर कोई भी अगर भारतीय नागरिक हैं और उससे फायदा लेना चाहते हैं तो वो इससे जुड़ सकते हैं। अम, और जैसे कि अभी रीटा जी बता रही थी, हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की ही बात करें तो पारदर्शिता के साथ हमारा जो एक कार्य प्रणाली है, बहुत सारे ऐसी सरकारी तंत्र में थे जो घोटाले थे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वजह से उनका पर्दाफाश हुआ, लोगों के बीच में डर हुआ। रीटा जी आ गई हैं तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। रीटा जी, आपसे बात हो रही थी, आपकी कुछ व्यवधान है नेटवर्क में, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको जारी रखें। जो लीगल एड की बात हो जी, रही थी। जी भारती जी, जी भारती जी, हम लीगल एड एक्ट 2017 की बात कर रहे थे। हमें माफ करिएगा, हमारे इस एरिया में सिग्नल की काफी कमी है और उस वजह से हमारे सभी दर्शकों को इस बात का प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। हम बात कर रहे थे लीगल एड एक्ट 2017 की। जो भी जी जी जी। जैसे महिलाएं हैं, जो भी निम्न वर्ग अगर हैं, जिनका आमदनी का प्रॉपर साधन नहीं है, वो सेक्शन जी 21 के तहत एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट में। और जी जी इस जी। जैसे ही एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाती है तो उसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। क्योंकि अगर कोर्ट में जिस तरीके से आपने कहा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कहीं
मिसयूज भी है। तो हमने ऐसा देखा है कि इवन लीगल एड एक्ट के तहत भी ये क्राइटेरिया देखना कोर्ट के लिए भी आवश्यक है कि एलिजिबिलिटी जो एप्लीकेशन कोर्ट में आती है, अगर वो एलिजिबिलिटी है सही में, अगर उनका आमदनी का साधन नहीं है, वो अपने लिए किसी लीगल एक्सपर्ट को इंगेज करने में असमर्थ हैं, तो कोर्ट सेक्शन 22 के तहत उनकी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनकी एप्लीकेशन को मंजूर करते हैं। और जिस तरीके का अगर सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, मैट्रिमोनियल है, उन्हीं की एलिजिबिलिटी को देखते हुए उनके लिए फ्री लीगल एड जो अधिवक्ताएं हैं, अधिवक्ता जो लीगल एड पैनल में हैं, उनको स्पेसिफिकली केस की इंडोर्समेंट की जाती है। जी। और एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो भी अधिवक्ता हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी पूरी बात को सुन करके, उनकी पूरी बात सुन करके उनके केस को डिफेंड करते हैं। स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि अगर कोई भी लीगल एड काउंसिल जिन्हें कोर्ट के द्वारा स्पेसिफिकली इंडोर्समेंट की जाती है, और अगर इन एनी केस, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी इन एनी केस अगर वो सही से अपने केस को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। मीनिंग thereby they are duty bound to act in a very particular way that so that the things can be sorted out। जिस पर्पज से वो स्पेसिफिकली एप्लीकांट जो है वो कोर्ट में गया है, तो वो उनका पर्पज पूरा होना आवश्यक है। इसीलिए कोर्ट में एक लीगल एड पैनल की व्यवस्था की गई है। एक बात भारती जी हम जरूर बताना चाहते हैं कि जब भी समन जारी होता है कोर्ट से, तो इवन समन में ही हमारे हिमाचल हाई कोर्ट में ये स्पेसिफिकली देखा है कि समन में ही एक कॉलमन लिखा गया है कि आपको लीगल एड काउंसिल की भी व्यवस्था की जाती है अगर आप अपने केस को किसी भी प्रकार से, अगर लीगल एक्सपर्ट इंगेज करने में अगर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, तो स्पेसिफिकली उन्हें ये प्रावधान कोर्ट में लीगल एड पैनल काउंसिल जो है वो उसके तहत उनको प्रोवाइड किया गया है। हिमाचल हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, और हम ऐसा समझते हैं ये सभी कोर्ट्स में ये व्यवस्था है कि एक फ्रंट ऑफिस बना है, हमारे एक स्पेसिफिकली फ्रंट ऑफिस बने हैं, और उन फ्रंट ऑफिसेज के तहत जो भी ऐसा व्यक्ति जिसे कानून की ऐसी सहायता की आवश्यकता है, वहां पे हमारे लीगल रिटेनर करके एडवोकेट्स अपॉइंटेड हैं। उन्हें कोर्ट के द्वारा, लीगल एड के द्वारा उनको पे किया जाता है। उनकी ड्यूटी बनती है कि वो हर उस इंसान के तहत जो कि आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट में फ्रंट ऑफिस में अगर वो आ रहा है, तो उनको उनकी जरूरत के मुताबिक लीगल एड गाइडेंस उनको प्रोवाइड की जा रही है। ये हमने व्यक्तिगत रूप में देखा है, क्योंकि हमने एज ए लीगल एड पैनल काउंसिल हमने भी काम किया है। तो पूर्ण रूप से हम ऐसा देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट इनेक्टमेंट की गई है, जिसका सभी लोगों को इसका फायदा है। जो ऐसे लोग जिन्हें कानून में फीस देने के लिए, इवन कि हम यहाँ तक बताएं कि वो कोर्ट में उनके लिए कोर्ट फीस की भी माफी दी गई है, कोर्ट फीस भी उनको पे नहीं करनी पड़ती है, कोर्ट फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। जी रीटा जी, फंडामेंटल अभी हम राइट्स की तो बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करता, जबकि ड्यूटी की तरफ भी हमारा उतना ही हमारा कर्तव्य है कि हम उसको समझें। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा ड्यूटीज के प्रति भी दायित्व बनता है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में भी कुछ बताएं। और जो एक अभी जो दंगे हुए थे उसमें ड्यूटी के तहत देखिए एक इम्पोज किया गया कि अगर कोई गलत करेगा या तोड़ फोड़ करेगा हमारे प्रॉपर्टी के साथ, तो उनकी जो भरपाई है वो उस नागरिक से ही ली जाएगी जो इसमें मुजरिम पाया गया। तो इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
जी भारती जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न भारती जी आपने किया है, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम लोग बड़ा जोर शोर से इस विषय पे बात करते हैं कि हमें, हमारे पास ये सब कानून हमें दिए गए हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जब हम सही तौर पे अपने अधिकारों की अगर हम बात करते हैं, तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य तो मुख्य तौर पे जुड़े ही हैं। हमारे भारत के संविधान में जिस तरीके से हमने शुरू में आपसे डिस्कशन किया था सभी मौलिक अधिकारों के ऊपर, उसी तरह से भारत के संविधान में आर्टिकल 51 ए के तहत ये स्पेसिफिकली प्रावधान बनाया गया है कि हमारे जिस तरीके से मौलिक अधिकार हैं, वैसे ही मौलिक कर्तव्य भी हैं। और अगर उन कर्तव्यों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखते हैं, तो अगर हम सही से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो हमें अधिकार स्वतः ही प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से आपने बताया कि अकारण छोटे से किसी मुद्दे को लेकर के हम कई बार क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो हम अपने अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए हम दूसरों के अधिकार को हम छीन लेते हैं। तो ये आर्टिकल 51 ए के तहत स्पेसिफिकली कहा गया है कि हमें एक टू कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन, टू कीप अवर एटमॉस्फेयर क्लीन। अगर हम सही मायने में हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने आसपास के एरिया को, जहां हम अपने कार्यों को कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी समझे। ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमारे भाई को, किसी दोस्त को, किसी ऑफिसर को अगर हमारे किसी कर्तव्य से अगर प्रॉब्लम आ रही है, तोड़ फोड़ करने से प्रॉब्लम आ रही है, सरकारी संपत्ति को अगर हम अकारण नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम ऐसा समझते हैं कि वो तो हम सही मायने में अपने अधिकारों को समझ ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कानून में अगर अधिकार दिए हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है या हमें जीने का अधिकार है, तो हमें यह अधिकार नहीं है कि हम किसी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं या किसी दूसरे के साथ दूसरे की पीस को डिस्टर्ब करें। ये अनलिमिटेड अधिकार किसी भी देश के संविधान में किसी भी नागरिक को नहीं दिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कर्तव्यों को निर्वहन अगर नहीं करते हैं, तो ऐसे अधिकारों को कोर्ट भी प्रोटेक्ट नहीं करता है। सेकंड बात हम आपसे कहते हैं भारती जी, कि जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर हमें स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार है, या जिस तरीके से प्रेजेंट पेंडेमिक को देखते हुए अगर हमने देखा है कि हमें ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि मास्क लगा करके चलने का हमें ये स्पेसिफिकली एक गाइडेंस दी गई है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर में ये कहा गया है कि आज के इस साइनेरियो में हमें मास्क लगा करके चलना है। जी। मास्क लगा करके क्यों चलना है? क्योंकि उससे हमारी अपनी भी सेफ्टी है और हम अपने पास पड़ोस की, अपने दूसरे भाइयों की भी सेफ्टी, भाई बहनों की सेफ्टी के लिए हमें चलना है। लेकिन अगर हम कानून की डर के कारण कि अगर हम नहीं पहनेंगे तो हमें फाइन पड़ेगा, तो अगर हम इस डर के कारण अगर हम अपनी सिविल ड्यूटीज को, सिविक सेंसेस को अगर हम नहीं उपयोग करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने सही से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जी। हमें अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपने दूसरे नागरिकों की रक्षा करनी है। बिल्कुल, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मास्क लगाकर ही चलें। हमें अपनी सेफ्टी के साथ उनका भी ध्यान रखना है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम मास्क जरूर लगाएं, और गवर्नमेंट जो अधिकार, हमारा यहाँ अधिकार नहीं है, हमारे को उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। तो ये ड्यूटी में ही आ गया। आपने बहुत अच्छा पेंडेमिक की बात की, तो मैं इस पे जैसा अभी बेशक हमारे हिमाचल को आज से खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना काल में बहुत सारी विपत्तियों के बीच से अब हमें जीना और चलना तो पड़ेगा ही। आप इस विषय पे
आपका क्या अनुभव रहा और अभी अदालतों में किस तरह का काम हो रहा है? कौन-कौन से अर्जेंट मैटर इस दौरान लिए जा रहे थे और आगे किस तरह की कार्यप्रणाली हो रही है? इस पे भी थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ तो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जी, कानून व्यवस्था में इस समय जी किस भारती जी। तरह से कौन से काम किए जा रहे हैं? जी भारती जी, जी भारती जी। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक स्पेसिफिक प्रावधान है कि इस तरीके की अगर कोई भी महामारी कभी भी, हालांकि इस ये महामारी हमारे 200-300 वर्ष पहले 17 कुछ में पहले ही है, उसके इन बिटवीन कभी भी इस तरीके की बड़ी महामारी हमारे देश में या विश्व में कभी भी नहीं रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि जी, इस तरीके की सिचुएशंस को फेस करने के लिए एक स्पेसिफिकली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का प्रावधान किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इस तरीके की जब भी कोई ऐसी व्यवस्था, अगर ऐसी कोई समस्या सामने आती है, तो उन्हें डील करने के लिए समय समय पर हमारे एक्ट्स के तहत प्रावधान किया गया है। और जिस तरीके के इस वर्ष इस स्पेसिफिकली अगर इस महामारी को अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली जी, ये कहा गया है कि हम अगर जिस तरीके की, क्योंकि आज से अगर पूरा टूरिज्म है या जिस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं खोली हुई हैं, तो ये खोलने की पूरे देश में आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि अगर हम इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए देखें तो सिर्फ जी, भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व जी, में इस तरीके की समस्या को किस तरीके से टैकल करना है, वो समय समय पर एसओपी, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर का प्रावधान किया गया है और एक गाइडलाइंस स्पेसिफिकली रखी गई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर ये मेजर, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क का पहनने का है, अगर सफाई जी, का अगर सही से हम ध्यान रखते हैं, तो हम इस अपने आप को बचा करके, अपने साथ वालों को बचा करके हम अगर चलते हैं, तो इस तरीके के महामारी को भी हम बड़े सही तरीके से हम यहाँ से इससे निकल सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, हमने जी, ऐसा देखा है कि आज के इस समस्या को अगर हम देखें तो हमारे इस हेल्दी एटमॉस्फेयर से अगर हम देखते हैं, एक बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके की समस्या अगर सामने आई है, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है, अगर हम इसके पॉजिटिव पहलू को भारती जी अगर हम देखते हैं, तो जी, पॉजिटिव पहलू के तहत एक इन्वायरमेंट शुद्ध होना, प्रकृति के जी, पांचों तत्वों को अगर हम देखते हैं तो इससे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है वो मिला है। दूसरी बात अगर हम जी, देखते हैं तो हम लोगों को भी एक सफाई, एक क्लीनलीनेस से एक सेंसिटिविटी हम सबके बीच में आई है। दूसरी जी, बात अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का जिस तरीके के पहले के मुकाबले अब आम भारतीय भी, आम आम नागरिक भी एक टेक्नोलॉजी के लिए कि को एक अच्छे से जान रहा है। इन सब को अगर हम इस पॉजिटिव वे में अगर हम देखें तो इसका हमें ये चीजें जो है वो हमारे जीवन में एक पेंडेमिक ने भी एक महत्वपूर्ण सब रोल अदा किया है। जहां तक कि बाकी जी, चीजें हैं समय के मुताबिक, क्योंकि मार्च ऑनवर्ड्स 24 मार्च को पहले लॉकडाउन हुआ था, अब आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं अगर स्ट्रीमलाइन आ रही हैं और हम समझते हैं कि अपने को प्रोटेक्टिव करते हुए अगर हम चलते हैं तो सारी सिचुएशन जो है वो स्ट्रीमलाइन हो रही है। बाकी सारी व्यवस्थाएं सरकार अपने तरीके से इस पे कर हम समझते हैं कि मॉनिटर कर रही है। जी, मेरा क्वेश्चन आपके न्यायालय में जो कार्यप्रणाली में इस समय अर्जेंट मैटर कौन-कौन से थे या अभी सारा काम शुरू हो गया है, खुल गए हैं, इसके बारे में आप बताएँ थोड़ा-सा? भारती जी, जैसे हमने ऐसा देखा कि अभी रेगुलर कोर्ट वर्क तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जी, अर्जेंट मैटर्स जो हैं वो, जैसे अब आपने अर्जेंट मैटर्स के बारे में कहा कि अर्जेंट मैटर्स कौन से हैं, जैसे जी, मुख्यतः बेल मैटर्स, बेल मैटर्स के साथ साथ जैसे कोई
विशेषकर प्राइवेट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं, उनको भी मुख्य तौर पे लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर कोई टेंडर मैटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, जिनकी अर्जेंसी है, सिर्फ कोर्ट वर्चुअल कोर्ट हियरिंग के माध्यम से उन केसेस को टेकअप कर रहा है। साथ में हमने देखा कि कुछ एक इम्पोर्टेंट मैटर जो थोड़े वर्चुअल हियरिंग में संभव नहीं थे, तो कोर्ट उसमें फिजिकल हियरिंग भी कोर्ट बीच में ले रहा है। हमारे हिमाचल हाई कोर्ट का तो ये प्रेजेंट साइनेरियो है कि उसमें इस तरीके का काम अभी चल रहा है। रेगुलर कोर्ट हियरिंग चांसेस हैं कि अभी कुछ समय के बाद जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। सभी मेरी तरह जो संवेदनशील नागरिक हैं, उसमें सभी का रहता है जस्टिस डिले नॉट डिनाई। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? न्याय मिलता है लेकिन इतनी देर के बाद मिलता है कि उसका औचित्य नहीं रह जाता। आप इस पे क्या बोलेंगे? जी भारती जी, आपका प्रश्न भारती जी, हम समझते हैं कि ये हर एक नागरिक के दिल में ये जरूर रहता है कि हमें जितने जल्दी हो सके हमें न्याय मिले। इस दृष्टि में हम आपके सामने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कोर्ट्स का जो है वो हम जरूर रखना चाहते हैं, और इस विषय पे हम आपको बताएं कि एक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आज भारत देश की 135 करोड़ की आबादी के मुताबिक जजेस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 23,000। लेकिन एट प्रेजेंट हमारे देश में सैंक्शन स्ट्रेंथ जो 23,000 है, लेकिन उसमें जो जजेस की पोस्ट है वो 17,500 ही हैं। इस वक्त एट प्रेजेंट 5,550 पोस्ट जजेस की जो है वो खाली हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ 23,000 के मुकाबले में 17,500 जजेस काम कर रहे हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ में 5,550 जजेस की पोस्ट जो है वो खाली हैं। और इस वजह से क्या है कि आज अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट 2,76,00,000 केसेस हमारे देश के डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग है। मुख्यतः कारण सफिशिएंट जजेस की स्ट्रेंथ एक तो ना होना, जिसमें समय समय पर इवन सुप्रीम कोर्ट ने तो जजेस की स्ट्रेंथ के लिए 5 गुना होना की सिफारिश की है। ताकि इस समस्या को जो आज आम जनता के सामने है कि देरी से न्याय मिल रहा है, तो हम ऐसा समझते हैं कि उस वजह से एक तो ये मुख्य कारण है। और दूसरा, इवन अगर आज की डेट में हम ये देखते हैं कि इवन लॉ कमीशन ने भी ये सिफारिश की है कि 23,000 जजेस के कंपैरेटिवली इस वक्त 46,000 जजेस की मात्रा होना आवश्यक है, कि पोस्ट होना आवश्यक है, ताकि 135 करोड़ की आबादी को जिस तरीके से देखा जाए तो उन्हें जिस तरीके से अगर प्रावधान अगर हम देखें तो तभी वो टैकल पूरी समस्या हो सकती है। बिल्कुल सही है, देरी से अगर न्याय हो तो वो न्याय नहीं माना जाता। लेकिन ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमने कोर्ट्स में देखा है कि आए दिन जजेस के पास केसेस की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी होती है कि इवन कि एक दिन में वो पूरे केसेस लिए भी नहीं जा सकते। तो हम ऐसा समझते हैं, जिस तरीके से हमारे बीच में भी एक सेंसिटाइजेशन है कि न्याय जल्दी होना चाहिए, हम ऐसा समझते हैं हमारी सरकारें भी इस विषय पे एक ध्यान रखेंगी और जजेस की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाने से हम ऐसा समझते हैं कि ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का कंसेप्ट आने वाले समय में हम समझते हैं भाई काफी कुछ कम होगा, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं। जी, भाषा कला अकादमी के मन से हम सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि जल्दी इस बारे में विचार कर जो भी खाली पोस्टें हैं वो भरी जाएं जल्दी, ताकि समय पर न्याय मिले। एक और मेरा दिमाग
में बहुत ज्वलंत प्रश्न था, जो हमारी यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था है, वो बहुत ही जटिल है। इसको इस प्रक्रिया को कुछ सिंपल करने के लिए, जैसे लोक अदालत का प्रोविज़न रखा गया था कुछ मामलों के लिए, और हमारा जितना भी जो हमारा एक इसका सिविल मैटर्स है, उसमें तो न्याय मिलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसपे आप क्या बोलना चाहेंगी? सिविल मैटर को की भारती प्रक्रिया जी, को थोड़ा आपका कम किया प्रश्न जाए। बहुत भारती जी, बहुत ही जी, जी, अच्छा जी। प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आज की डेट में हम ऐसा समझते हैं कि एक बहुत ही अच्छा प्रावधान हमारे कानून व्यवस्था में किया गया है, वो है लोक अदालत का। इवन एक मीडिएशन प्रोसेस भी भारती जी हमारे कानून व्यवस्था में है। और लोक अदालत का और मीडिएशन प्रोसेस का एक बहुत ही एक सक्सेसफुल, हम ऐसा समझते हैं कि हमारे अनुभव के मुताबिक ये कानून की दृष्टि में रहा है। और लोक अदालत का हम ऐसा देखते हैं कि हमारे हर कोर्ट्स में हर महीने में एक दिन ऐसा तय किया गया है कि जहां पे लोक अदालत मतलब लोगों की अपनी अदालत, जहां पे दोनों पार्टीज बैठ करके बीच में मध्यस्थता करने के लिए रिटायर्ड जजेस, बहुत ही कामयाब एडवोकेट्स को उसमें रखा जाता है, जो लोगों के दोनों तरफ के विचारों को सुन करके फैसला करते हैं। और हम ऐसा समझते हैं कि लोगों की आपस की अदालत में क्योंकि उसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपस का मन मुटाव, एक तो उसकी समाप्ति होती है, और दूसरा वो लोगों का अपना एक फैसला होता है, जिस तरीके का अपना एक थोड़ा आप झुक जाएं, थोड़ा मैं झुक जाऊं, उस तरीके का अगर रवैया साथ में रखा जाता है। और बहुत अच्छे ऐसे फैसले जो हैं, वो इवन हिमाचल हाई कोर्ट में हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जिसमें काफी अरसे से पेंडिंग केसेस जो थे, वो लोक अदालत के माध्यम से और एक मीडिएशन प्रोसेस के माध्यम से भारती जी सॉल्व हुए हैं। और सबसे बड़ी एक ब्यूटी ऑफ दिस मीडिएशन प्रोसेस और लोक अदालत की क्या है, इसमें कोई नहीं हारता, कोई नहीं जीतता। क्योंकि जी, उसमें जी, जी। अगर कहूंगे हारते ही नहीं है, तो दोनों की विन विन सिचुएशन होती है। वो दोनों आपस में अपने लिए जो स्टैंडर्ड तय करते हैं, उसके तहत आपसी भेदभाव को मिटा करके लोक अदालत के माध्यम से और मीडिएशन प्रोसेस के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्ट में फैसला होता है। और क्योंकि इसकी एक और विशेषता है भारती जी, कि लोक जी, जी। अदालत के फैसले के अगेंस्ट और मीडिएशन प्रोसेस में मीडिएटर के फैसले के अगेंस्ट कोर्ट में कहीं अपील भी नहीं की जा सकती। क्योंकि ये जी, लोगों जी, का जी। एक तो अपना फैसला है, उन्हें जो जी। बेहतर लगता है वो उस फैसले को सामने रख करके कोर्ट उसमें उन्हीं के किए हुए फैसले पर मोहर लगा करके डिक्री पास करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इसमें देखने में एक आया है। यहाँ की जी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में भी बहुत ही अच्छे तरीके जी। से जो है वो इसका प्रोसेस शुरू किया गया है जी। एक जनसंख्या जी के बारे में एक कानून बनाए जाने के बारे में विचार चल रहा है, और जल्दी ही हमारे समक्ष आने वाला है। उस पे अगर आप कुछ बोलें तो अच्छा लगेगा। और एक मेरा आपसे रहेगा कि आपका इतने साल की वकालत का अनुभव है, कोई ऐसा संस्मरण आप साझा करना चाहें जो आपको लगा कि हाँ, मैंने इसकी सहायता की, अ, आपने उस कानूनी सलाह के साथ उसका जीवन बदल दिया हो? मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। हमारे अ, दर्शक भी सुनना जी चाहेंगे। जी जी भारती जी, जन, जी भारती जी आपने जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस दृष्टि पे सरकार कार्य कर रही है। तो वो सामने बहुत ही जल्दी ये व्यवस्था हम सबके सामने आने वाली है। दूसरा प्रश्न आपने, क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए जो आपने कहा है, हम ऐसा समझते हैं क्योंकि हमें मौका मिला है एक लोक अदालत में कार्य करने का, साथ साथ में मीडिएशन प्रोसेस में कार्य करने का। तो हमें जी, बेहद जी। प्रसन्नता उस दिन होती है जिस दिन हम दोनों पार्टीज को
आपस में उनके समस्या का या उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करके जब उनको खुशी से खुश दिल होकर के घर भेजते हैं, तो हम ऐसा समझते हैं कि वो हमें कानून का और अपने माता पिता के द्वारा दी हुई एजुकेशन का हमें उस दिन बेहद गर्व होता है कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए काम आ सके। और इस विषय पे हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये जो मीडिएशन प्रोसेस, जिस तरीके से हमने बात की, बहुत केसेस ऐसे हैं भारती जी जिसमें कि लोगों को आपस में बिठा करके आपस में उनसे बातचीत करके काफी लोगों को लोक अदालत के माध्यम से और मीडिएशन प्रोसेस के माध्यम से खुश दिल होकर के घर भेजने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस विषय पे हम ऐसा समझते हैं कि हम धन्यवादी हैं अपने माता पिता के भी कि जिन्होंने हमें एक इस एजुकेशन में ये एजुकेशन दे करके हम ऐसा समझते हैं कि हम अपने समाज के, अपने परिवार के कार्य को कर सके। आप अंत में कोई विशेष हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहें तो मैं आपसे अपील करूंगी कि आप जरूर दें। और जैसे कानून के नाते, एक महिला के नाते, एक स्वावलंबी महिला के नाते, महिला शक्ति की आप मूर्ति हैं, तो आप चाहेंगे कि अंतिम संदेश दें। और करमचंद जी ने भी कुछ कहा है कि कार्यक्रम श्रीमती रीटा जी, हाँ जी, आप कुछ संदेश देकर ही जाएं। जी भारती जी हमारा ये कहना है कि आज की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसा समझते हैं, हम उन माता पिता को ये जरूर कहना चाहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप सही से अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो आज का जो बच्चा है कल का नागरिक है। और अगर बचपन में हम अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार देते हैं तो हम आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक के नाते उस बच्चे को संस्कार देकर के एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। और जहां तक कानून की पढ़ाई की बात है, हम ऐसा समझते हैं कि दिस प्रोफेशन इज एन एक्सीलेंट प्रोफेशन। अगर हम अपने प्रोफेशन को इज्जत देते हैं तो स्पेसिफिकली वो प्रोफेशन भी हमें इज्जत देता है। तो सबसे मुख्य बात ये है कि कानून की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अगर हम सबको जानकारी कानून की जरूर होनी चाहिए। ये मेरा एक सबसे हम एक रिक्वेस्ट अपने सभी भाई बहनों से कर सकते हैं कि हमें कानून की जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमें महज ये कह देना कि हमें तो जानकारी ही नहीं थी, तो हमें हर प्रकार से कानून की जानकारी होनी ही चाहिए। और अगर हम ऐसा समझते हैं, अगर हम इस विषय को मद्देनजर रखते हैं कि हमें कानून की जानकारी है, तो हमें कई प्रकार के भेदभाव हम ऐसा समझते हैं कि हम उनको बड़े अच्छे तरीके से जान जाएंगे, क्योंकि कानून की जानकारी होना हम सबको बेहद आवश्यक है। और हम अपने भाई बहनों से, अपने समाज के लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कानून की पढ़ाई अगर ना भी कर सके लेकिन कानून की जानकारी जरूर रखें। ये हमारा हार्दिक रिक्वेस्ट है अपने पूरे समाज के लोगों से, अपने भाई बहनों से। जी बहुत अच्छा। रीटा जी ने एक आज का सबसे एक निचोड़ वाक्य में अंतिम इसको लेकर गई कि हमें ये मान लेना कि हमें कानून नहीं पता है तो वो एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि कानून का पता होना ही हमारी प्रथम प्राथमिकता बनती है। और अगर हम ये कह के अगर किसी को मार देते हैं और बोले कि जी हमें तो पता नहीं था कि सजा होगी मारने पर, तो ये बात नहीं चलेगी। हमारा सब नागरिकों का कर्तव्य है कि हम जो बेसिक कानून है वो उसे समझें। और हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। हमारा कर्तव्य और अधिकार साथ साथ मिलके चलेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद रीटा जी।
आज आप हमारे इस भाषा अकादमी के कार्यक्रम में आई और कानून संबंधी आपने बहुत सारे विषयों को टच किया, बताया, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे हमारे दर्शक आज आपके इस जानकारी से प्रभावित हुए होंगे, और आगे भी हम चाहेंगे कि कभी आपसे डिटेल में फिर मिलें। धन्यवाद। नमस्कार। हम